हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे विच हैज़ अपीयर्ड ऑन द न्यूज़पेपर ऑन जून 1, 2023। जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आज डिस्कस करूंगा आप लोगों से, जो आप लोग न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सुन भी रहे होंगे, दैट इज इंडियन ओशन डाइपोल। हमने एल नीनो तो बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। ये हमने पहले भी बताया था कि इट इज अ वार्मिंग ऑफ द इक्वेटोरियल सेंट्रल पैसिफिक ओशन विच इज एसोसिएटेड विद ड्राउट इन साउथ एशिया, स्पेशली इंडिया। अब इंडियन ओशन डाइपोल भी एक फैक्टर होता है जो मानसून को इम्पैक्ट करता है। तो आज हम थोड़ा सा इंडियन ओशन डाइपोल को एडिटोरियल में पढ़ेंगे। उसके बाद एडिटोरियल में एक और आर्टिकल है दैट इज अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को कैसे हम एनहांस कर सकते हैं, क्या तरीका है बायोडाइवर्सिटी को एनहांस करने का, वो एक हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल का आज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज जो एक बहुत ही ब्रॉडर टॉपिक है, दैट इज स्लाइडिंग ऑफ पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी। देखिए, जो पार्लियामेंट हमारा है वो एक इस तरीके का इंस्टीट्यूशन है जो आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि इंडिया में जो है वो रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है कि जो सिटीजन्स हैं वो रिप्रेजेंटेटिव अपना इलेक्ट करते हैं जो उन्हें पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। और पार्लियामेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है दैट इज एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो उसमें कैसे स्लाइड हुआ है, ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे उस एडिटोरियल में। तो पहले हम एडिटोरियल पेज पे पहुंचे जो आज हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम एक न्यूज़ ले लेते हैं फ्रंट पेज से, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम इकोनॉमिक्स, दैट इज जीडीपी। अब हमने ये तो पढ़ा था कि जीडीपी का जो कुछ दिन पहले हमारे आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि एनएसओ से जो है वो डेटा जीडीपी का आने वाला है। तो अब वो डेटा जो है वो आ चुका है, दैट इज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ। तो ये जो डेटा निकाला है दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। सो इफ यू विल सी द इम्पोर्टेंट पॉइंट ओवर हियर, तो सबसे पहले क्या है, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए जो एक टर्म है वो है जीवीए, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। सो इन मैन्युफैक्चरिंग द ग्रॉस वैल्यू एडेड इट हैज स्लाइड डाउन टू 1.3% फ्रॉम 11.1%, दैट इज वन ऑफ द वरिंगसम ट्रेंड। उसके बाद ये कह रहा है कि ओनली 3 ऑफ द 8 सेक्टर्स विच इंक्लूड्स फार्मिंग एंड सर्विसेज रिकॉर्डेड हायर जीवीए फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 डिस्पाइट Q4 अपटिक। Q4 मतलब कि लास्ट क्वार्टर में देयर वाज एन अपटिक। उसके बाद जो सेकंड चैलेंज है इंडियन इकोनॉमी के लिए दैट इज कंजम्पशन रिमेन टैपिड। ओके, तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ ये न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या मिल जाएगा। पहला बात तो ये पता चल जाएगा कि जीडीपी हैज एक्सपेंडेड 6.1% इन 2023 लास्ट क्वार्टर। तो ये यहाँ पे लास्ट क्वार्टर की बात मतलब कि वी आर टॉकिंग अबाउट जनवरी टू मार्च वाला क्वार्टर। जनवरी टू मार्च वाला क्वार्टर को हम लास्ट क्वार्टर बोलते हैं या Q4 कहते हैं उसको। ओके, सो द 1 ईयर इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर ऑफ 3 मंथ ईच। फाइन। उसके बाद जो इकोनॉमी एक्सपैंड की है पूरा 2022-23 में, देखिए यहाँ पे दो डेटा है, उसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। ये जो 6.1% का जो डेटा है वो लास्ट क्वार्टर का है, जनवरी मार्च 2023 का क्वार्टर। तो उसमें जीडीपी का जो अपटिक है वो 6.1% है। पर हम पूरे साल की बात करें तो इट इज 7.2% फ्रॉम 7% एस्टिमेटेड अर्लियर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल नेशनल इनकम डेटा रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, तो जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। फाइन। उसके बाद अगर आप देखें ग्रॉस वैल्यू एडिड कितना है इकोनॉमी का, दैट इज 7% इन 2022-23 कंपेयर्ड विद 8.8% इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का तो हमने पढ़ लिया कि मैन्युफैक्चरिंग का जो जीवीए है वो गिरा है 1.3% पे आके फ्रॉम 11.1% अ ईयर अर्लियर डिस्पाइट अ 4.5% रिबाउंड इन द फाइनल क्वार्टर। राइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यस, अदर न्यूज़, कंजम्पशंस रिमेन टैपिड एंड ओवरऑल ग्रोथ पैटर्न रिमेन्स वेरी अनइवन। उसके बाद फार्मर्स एंड सर्विसेज ग्रोथ, सो द फार्म एंड द सर्विसेज सेक्टर हैज का जो आउटपुट है वो काफ़ी अच्छा रहा है। अगर आप देखें एग्रीकल्चर में जो ग्रॉस वैल्यू एडिड है इट इज़ 4% विच इज़ अप फ्रॉम 3.5% इन द प्रीवियस ईयर। उसके बाद प्रोफेशनल सर्विसेज का अगर आप देखें इट इज 7.1% कंपेयर विद 4.7%। उसके बाद द जीवीए इन द सर्विस सेक्टर्स, अदर सर्विस सेक्टर्स लाइक ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर्स,
तो यहाँ पे जो है it has grew by 14%, which is marginally faster than in the previous year. The next is Ahmednagar will now be renamed as Ahilya Nagar. तो ये अहमदनगर, ये डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, ठीक है। सो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है श्री एकनाथ शिंदे, he has announced that the Ahmednagar city would be renamed as Ahilya Nagar. Now Ahilya is महाराणा मराठा क्वीन अहिल्या बाई होलकर। फाइन, तो ये जो ओकेशन है 298th बर्थ एनिवर्सरी, उस दिन अहमदनगर का जो नाम है वो चेंज करके अहिल्या नगर किया जा चुका है। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं दो और सिटीज़ हैं, फाइन, जिसको गवर्नमेंट ने पहले अप्रूव किया था उनका नेम चेंज, दैट इज़ औरंगाबाद का जो नया नाम होगा दैट इज़ छत्रपति संभाजी नगर, और उस्मानाबाद का जो नाम होगा वो होगा धाराशिव। देन द नेक्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोमिसेस टू प्रोवाइड एयर कनेक्टिविटी फॉर मणिपुर's हिल एरिया। सो यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह, ही हैज़ विजिटेड मणिपुर फॉर टेकिंग द स्टॉक ऑफ द सिचुएशन आफ्टर द वायलेंस व्हिच ब्रोक आउट इन मणिपुर। So now the center has promised to operationalize air service from the hill districts of Manipur. जैसा कि हम जानते हैं हिल डिस्ट्रिक्ट डोमिनेटेड बाय कुकीज, ओके। सो यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है, ओके, सो दे विल बी प्रोवाइडेड द एयर सर्विसेज कनेक्टिविटी, सो इट विल अलाउ कनेक्टिविटी विद रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देन ही विजिटेड कांगोकपी and More on the Manipur-Myanmar border, where he met with civil society groups and reviewed the security situation. तो यहाँ से हमको देखो कौन सा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि मणिपुर और म्यांमार का जो बॉर्डर एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे भी सिचुएशन जो है वो रिव्यू किया गया है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये जो एरियाज थे इंक्लूडिंग इम्फाल एंड कांगोलपी, दिस एरियाज वेर इन न्यूज वेर वायलेंस हैज ब्रोक आउट इन ऑन May 3rd। देन द नेक्स्ट इज दैट यहाँ पे जो पुराना जो न्यूज़ है वो क्या है कि यहाँ पे जो हिल एरियाज हैं दे आर डिमांडिंग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देमसेल्फ। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। सो आफ्टर दैट आवर होम मिनिस्टर हैज विजिटेड टू रिव्यू द सिक्योरिटी सिचुएशन इन मणिपुर। नाउ नेक्स्ट कम टू दिस न्यूज़, अनसर्टन शॉवर्स। अब ये अनसर्टन शॉवर्स क्यों कहा जा रहा है? जैसा कि आप जानते हैं कि नाउ देयर इज अ टॉक गोइंग ऑन दैट एल नीनो इज डेवलपिंग इन इक्वेटोरियल सेंट्रल पैसिफिक ओशन, ठीक है, इक्वेटोरियल सेंट्रल पैसिफिक ओशन। नाउ व्हाट इज एल नीनो? तो एल नीनो का मतलब इट इज़ अ वार्मिंग फेज। किसका वार्मिंग फेज है? ये वार्मिंग फेज है इक्वेटोरियल सेंट्रल पैसिफिक ओशन का, इट इज़ वार्मिंग फेज। इसका मतलब द कोल्ड करंट इज रिप्लेस्ड बाय वार्म वाटर्स। सो व्हेनेवर देयर इज एन एल नीनो, ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज दैट ऑस्ट्रेलिया में आपको ड्राउट होगा और साउथ अमेरिका में लाइक चिली वहाँ पे फ्लड आएगा, और इंडिया में क्या होगा? इंडिया में भी देयर विल बी ड्राउट कंडीशन। बट इसके बावजूद भी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो मानसून का फोरकास्ट रखा है वो रखा है 96% ऑफ LTA, लॉन्ग टर्म एवरेज। लॉन्ग टर्म एवरेज मतलब पिछले 50 साल का, वो कितना आता है? 87 सेंटीमीटर। तो इस बार इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि इस बार का जो मानसून होगा इट विल बी 96% ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ 87 सेंटीमीटर। तो इन्होंने कहा है कि जो एल नीनो है इट विल बी द इफेक्ट ऑफ एल नीनो विल बी ऑफसेट बाय इंडियन ओशन डाइपोल, ठीक है, इट विल बी ऑफसेट बाय इंडियन ओशन डाइपोल। इन्होंने कहा है कि इंडियन ओशन डाइपोल में पॉजिटिव फेज चल रहा है, तो जब भी पॉजिटिव फेज चलता है तो इंडिया में बारिश अच्छी होती है। सो ही इज सेइंग दैट दिस विल बी ऑफसेट बाय इंडियन ओशन डाइपोल, ओके। सो दिस इज द थिंग। सो इट हैड हैपेंड, ही इज सेइंग दैट 1997 ऐसा ही हुआ था कि एल नीनो भी था और इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो पॉजिटिव फेज में था। तो यहाँ पे इंडियन ओशन डाइपोल ने न्यूट्रलाइज कर दिया या काउंटर कर दिया एल नीनो को इफेक्ट को, और इंडिया ने जो है वो 2% एक्सेस रेनफॉल रिसीव किया, ओके। So if you will just see over here that the IMD report says that the rain per agricultural zones of the country, they will be getting the rainfall in the range of 92% to 101% of the average, fine। तो अगर हम टेक्निकलिटी के हिसाब से देखें तो हम इसको कह सकते हैं कि नॉर्मल रेनफॉल है, फाइन। बट यहाँ पे रेनफॉल में एक एग्रीकल्चर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो रेनफॉल में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन।
अगर मैं और स्पेसिफिक हो जाऊँ तो इसको कहते हैं टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन, की टाइम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा मानसून का। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर मंथ में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई और किसी एक पर्टिकुलर मंथ में पूरा ड्राई सीजन रहा। सो इट इम्पैक्ट्स द एग्रीकल्चर। नाउ कमिंग टू द इंडियन ओशन डाइपोल। अब देखिए इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है। सो नाउ इंडियन ओशन को अगर हम दो पार्ट में बांट दें, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, इस दो पार्ट में अगर हम इंडियन ओशन को बांट दें, इफ वेस्टर्न पार्ट इज मोर वार्मर देन ईस्टर्न पार्ट, ओके, मतलब वेस्टर्न पार्ट इज वार्मर एंड ईस्टर्न पार्ट इज कूलर कंपैरेटिवली, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फेज, ओके, एंड दिस पॉजिटिव फेज बेनिफिट्स मानसून इन इंडिया। उसके बाद इफ वेस्टर्न पार्ट इज कूलर एंड द ईस्टर्न पार्ट इज वार्मर, तब हम इसको कहते हैं नेगेटिव फेज, ठीक है। अब तब दिस इज नॉट बेनिफिशियल फॉर इंडियन मानसून, इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर इंडियन मानसून, ओके। तो ये रहा आपका इंडियन ओशन डाइपोल, इसका मीनिंग क्या होता है, फाइन। चलिए अब हम एक नेक्स्ट आर्टिकल लेते हैं, दैट इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एन एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें पार्लियामेंट, तो एक जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, कि हम कहते हैं कि इज प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट और नॉट। हमें ये तो पता है कि प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा और अ लोकसभा, ठीक, बट इफ यू विल सी दी पार्लियामेंट, सो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब यहाँ पे जो ये न्यूज़ स्टार्ट होता है वो इससे स्टार्ट होता है कि जब न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन था, देन प्रेसिडेंट वाज नॉट इनवाइटेड, फाइन। सो यहाँ पे फिर सेनेगोल के बारे में भी बताया गया है। सेनेगोल विच इज अ स्कैप्टर विच सिग्निफाइज द ट्रांसफर ऑफ पावर एंड इट वाज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग चोला रूल्स। अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के बारे में, टेक्निकलिटीज के बारे में, कि अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो हाउ पार्लियामेंट एंश्योर्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव विच इज द बेडरॉक ऑफ एनी डेमोक्रेसी। जैसा कि अगर आपने दिल्ली का जो केस पढ़ा होगा, तो दिल्ली के केस में जो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में जब सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि entry 41 of list 2, that is services and public service commissions, so it comes under the Delhi legislative competence and executive competence। तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रिपल टेस्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात की थी, ठीक है। तो उसमें क्या था कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, दे आर अकाउंटेबल टू मिनिस्टर्स, ministers are accountable to legislatures, legislatures are accountable to people। this is the bedrock of any parliamentary democracy। अगर अब हम अपने डेमोक्रेसी की बात करें तो देखिए किस तरीके से ये इंश्योर किया जा सकता है। पहला, दैट द एग्जीक्यूटिव मस्ट कमांड अ मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। इसका मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन बनाएगा या गवर्नमेंट कौन बनाएगा, जिसका मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, समझो कि कोई पार्टी है एक्स, अब एक्स के सारे मेंबर्स जो हैं वो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पार्ट नहीं होंगे, दे विल नॉट बी द पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो एक्स पार्टी के कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जो बाकी डेमोक्रेसी में देखा जाता है कि दे एंश्योर अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, समटाइम्स दे कोलैबोरेट विद द अपोजिशन टू पुट द अकाउंटेबिलिटी ऑन द एग्जीक्यूटिव, फाइन। तो जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे पढ़ें that occasionally ruling party backbenchers can even join forces with the opposition to defeat unpopular bills। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है that various Brexit deals in UK House of Commons between 2017 and 2019। सेकंड क्या होता है, अपोजिशन। तो अपोजिशंस को बहुत सारे कंट्रीज में they are granted certain rights in parliament and certain limited control over parliamentary proceedings to publicly hold the executive to account, फाइन। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है रोल ऑफ स्पीकर। जो अपोजिशन होता है वो अपनी बात किसके थ्रू रखता है पार्लियामेंट में, दैट इज स्पीकर। अब स्पीकर की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या होनी चाहिए, न्यूट्रल एंड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, फाइन, दैट इज द नेक्स्ट थिंग। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है
अपर हाउस दैट इज बाइकैमरलिज्म। तो यहाँ पे अपर हाउस क्या है, इज अ रिवाइजिंग चेंबर वेयर interests other than those of the brute majority are presented. Fine. For example, इंडिया के केस में भी that राज्यसभा is the upper house. The logic of राज्यसभा is to prevent haste in passing of the bills. Okay. एक सेकंड चैम्बर भी होना चाहिए जहाँ पे चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं जो लोकसभा में डिस्कस ना हुई हो। इस तरीके से पूरा एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ढांचा बना हुआ होता है। अब हम एक एक चीज़ इंडिया में इसके बारे में देखते हैं कि क्या है ऐसा कि जो पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल करने में सक्षम नहीं हो पा रहा। पहला है इंट्रा पार्टी डिसेंट, कि ऐसा हो सकता है कि पार्टी के कुछ मेंबर्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पार्ट नहीं है, जिनको बैक बेंचर्स कहा जाता है, वो अपोजिशन पार्टी के साथ कोलाबोरेट कर सकते हैं टू डिफाई द गवर्नमेंट बिल। बट हमारे इंडिया में 10th शेड्यूल के अंदर एक एंटी डिफेक्शन लॉ है जिसको 1985 में इंसर्ट किया गया था। ओके, अब इस 10th शेड्यूल के अंदर क्या है, दैट दिस ओबीडियंस ऑफ द पार्टी विद ओके इट विल इनवाइट डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द हाउस। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कार्व आउट एनी स्पेसिफिक स्पेस फॉर द पॉलिटिकल अपोजिशन इन द हाउस। ये एक सेकेंड चीज़ है। सो जैसे कि अगर आप देखें दैट इन इंडिया देयर इज नो इक्विवेलेंट फॉर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चंस वेयर द प्राइम मिनिस्टर हैज टू फेस डायरेक्ट क्वेश्चनिंग ऑफ देयर रिकॉर्ड फ्रॉम द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ओके, थर्ड क्या है, स्पीकर। हमारे सिस्टम में क्या है, स्पीकर इन आवर सिस्टम इज नॉट इंडिपेंडेंट। यहाँ पे जैसे कि बाकी कंट्रीज में होता है कि स्पीकर व्हेन दे आर इलेक्टेड एज द स्पीकर दे हैव टू गिव अप द मेंबरशिप ऑफ देयर पार्टी, बट हियर दैट कन्वेंशन इज ऑल्सो नॉट फॉलो। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देखा गया है इंडिया में, देयर सेंटर एंड और स्टेट लेवल पे दोनों की जो स्पीकर्स हैं दे आर ब्लेटेंटली पार्टीसन। ओके, then the next is the role of speaker, okay, in certifying the bill as money bill. So what happens in sometimes is that when the bill is certified as money bill, then Rajya Sabha has no power to amend it. So speaker can simply certify any bill as a money bill. Now the Rajya Sabha can discuss the bill but cannot suggest amendment to it. That is the next trend which has been discussed over here. उसके बाद द रोल ऑफ द अपर हाउस दैट इज राज्यसभा, इट इज अंडरकट नॉट ओनली बाय द स्पीकर्स मिसक्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स बट ऑल्सो बाय द कॉन्स्टिट्यूशनली सैंक्शन ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्डिनेंस पास किया जाता है, ठीक है, विच इज एन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। तो यहाँ पे ये है कि इट शुड बी पास्ड ओनली फॉर एन एमरजेंसी सिचुएशन व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। बट यहाँ पे क्या होता है कि इट इज अ पैरेलल प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। ओके, पैरेलल प्रोसेस का मतलब कि जब भी एग्जीक्यूटिव चाहे वो अपर हाउस को बाईपास कर सकता है और एक ऑर्डिनेंस जो है आर्टिकल 123 के अंदर वो पास कर सकता है। अब हम इसको अगर सब कुछ को अगर एक तरीके से अगर हम देखें अकाउंटेबिलिटी के बारे में, तो फिर एक ही चीज़ बचता है, ठीक है, दैट इज इलेक्शन। कि अब जो एग्जीक्यूटिव होगा वो कब अकाउंटेबल रखा जाएगा, दैट इज ड्यूरिंग द इलेक्शन। इसकी इलेक्टोरेट उसको अकाउंटेबल रखेगी। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि इलेक्टोरेट जो है वो कभी कभी फ्रैक्चर्ड मैंडेट दे देता है। फ्रैक्चर्ड मैंडेट मतलब किसी एक पार्टी को प्योर मेजोरिटी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती, तो उस केस में कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। तो कभी कभी कोलिशन पार्टीज जो है वो चेक रखती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। बट अगर ये फैब्रिक चेंज हो जाए कि कोई एक अकेली पार्टी सिंगल पार्टी उसी ने गवर्नमेंट बनाया है, कोई कोलिशन नहीं है, देन देयर इज वेरी लिटिल स्कोप इन विच पार्लियामेंट कैन होल्ड दिस एग्जीक्यूटिव्स अकाउंटेबल। The next is biodiversity is us and we are biodiversity। तो यहाँ पे हम एक important point लेकर चल रहे हैं, that is called as biodiversity। ठीक, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब कि इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी है, लाइक इकोसिस्टम में जेनेटिक डाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम में स्पीशीज डाइवर्सिटी है, ठीक, और खुद इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी है अर्थ पे, इसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। अब जो ये बायोडाइवर्सिटी है इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है वो सिर्फ एक क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को ही निगेट नहीं करता, बट हमारे बहुत सारे बेसिक नीड्स को भी फुलफिल करता है, जैसे कि फूड, शेल्टर, मेडिसिन, मेंटल हेल्थ, रिक्रिएशन, स्पिरिचुअल एनरिचमेंट। फाइन। सो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वी विल रिलाई ऑन आवर बायोडाइवर्सिटी मोर फॉर द सॉल्यूशंस। ठीक है, तो दैट इज़ द क्रक्स ऑफ दिस न्यूज़। तो अगर आप देखें कि इसको हम और स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, तो एक जो चैलेंज है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में वो देखा गया है कि चाहे इंडिया हो चाहे कोई और कंट्री हो,
conserving and managing our biodiversity has still remained a challenge. We will see in how many ways we can nurture and manage our biodiversity. So यहाँ पे इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी को एक थीम को लेके यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जो सेलिब्रेट किया गया था 22 मई को। तो यहाँ पे अगर आप देखें, सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की। तो यहाँ पे है कि द फॉरेस्ट टू डिस्क्राइब आवर इमेंस एंड यूनिक नेचुरल हेरिटेज इज फ्लॉड। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि जो इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो सिर्फ लैंड पे ही नहीं है, वो वाटर बॉडीज़ में भी है, रिवर्स में भी है, डेल्टाज में भी है, ओशियंस में भी है। फाइन। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो हम लोग को यहाँ पे जो है जो कॉन्सेप्ट जो लेकर चलना है वो एक ब्रॉडर इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट लेकर चलना है, और उसमें हमें इंटरकनेक्टेडनेस देखना है, that there is an interconnectedness between living organisms and their ecosystem. फाइन। तो हमें यहाँ पे जो लैंडस्केप्स हैं, जो फॉरेस्ट लैंडस्केप है, हमें उनमें सिर्फ फॉरेस्ट नहीं समझना है, हमें वहाँ पे ये देखना है कि जो लैंडस्केप्स हैं इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक दे रिप्रेजेंट द एस्पायरेशंस, बिलीव्स, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज विच शुड बिकम द सेंट्रल थीम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। उसके बाद एक एक्ट है, दैट इज फॉरेस्ट राइट्स एक्ट विच केम इन 2006। तो इसमें क्या है, दैट जो इंडिजिनियस ग्रुप्स हैं, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो फॉरेस्ट में रहती हैं, दे टू बी गिवन द ओनरशिप फॉर मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैसे कि आप इस कॉन्सेप्ट को, एक डॉक्यूमेंट्री शॉट है जिसका नाम है द एलिफेंट विस्परर्स, इसको ऑस्कर भी मिली इस साल, एलिफेंट विस्परर्स। तो यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से हाईलाइट किया गया है, ओके, दैट हाउ द इंडिजिनियस ग्रुप्स दे आर इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद द नेक्स्ट इज मेन स्ट्रीमिंग द बायोडाइवर्सिटी। मेन स्ट्रीमिंग का मतलब कि जो बायोडाइवर्सिटी का एजेंडा है, दैट शुड नॉट बी एट द पेरिफेरी, दैट शुड बी एट द सेंटर ऑफ द ह्यूमन वेलबींग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे एक मिशन होना चाहिए, ठीक है, विच टॉक्स अबाउट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड मेकिंग इट अ वेरी सेंट्रल पॉइंट। तो यहाँ पे जो इसका आउटकम होना चाहिए, इट शुड फोकस ऑन मीटिंग आवर क्रिटिकल चैलेंजेस इन क्लाइमेट चेंज, नेचुरल एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, ecosystem and public health based on biodiversity and ecosystem services. The next is graphene. ठीक, so we can consider this as science and technology subject. ठीक, तो ग्राफीन क्या है, ये 2D कार्बन एटम्स हैं, 2D carbon atoms arranged in hexagonal structure. So if you will see that graphene, ये वर्ल्ड का सबसे थिनेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल है अभी तक का। इसका जो कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी है हीट का चाहे इलेक्ट्रिसिटी का, इट इज़ बेटर देन अदर एलिमेंट्स। द नेक्स्ट इज, अगर स्टील के साथ इसका हम स्ट्रेंथ कंपेयर करें, सो इट इज़ 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील बट 6 टाइम्स लाइटर, and it absorbs only 2% of the light. Fine. The next important properties of graphene is it is impermeable to gases, even those as light as hydrogen and helium. उसके बाद इसका जो एप्लीकेशन है वो देखिए क्या क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी, एनर्जी जनरेशन, बैटरीज, सेंसर्स एंड एक्सेट्रा. So they are used for making high performance batteries, super capacitors, touch screens, conductive links. उसके बाद अगर आप देखें तो इनका इन्वायरमेंटल रोल भी है। तो ये जो ग्राफीन बेस्ड सेंसर्स होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, हेल्थ केयर, वेयरेबल डिवाइसेस। उसके बाद ग्राफीन ऑक्साइड्स मेम्ब्रेन्स, इनका यूज़ होता है वाटर प्योरिफिकेशन और डिसैलिनेशन में। यहाँ तक कि कोविड-19 में बहुत सारे मार्क्स भी बने हैं जो ग्राफीन के ऊपर बेस्ड थे। फिर डिफेंस और एरोस्पेस में ऑब्वियसली दे हैव ह्यूज एप्लीकेशन बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्गर देन स्टील एंड लाइटर देन स्टील। देन जो इसका प्रॉपर्टी है टू एब्जॉर्ब एंड डिसिपेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग स्टील coatings and materials that can reduce the radar signature and electromagnetic interference. तो ये रहा ग्राफीन का बेसिक्स। तो अगर आप देखें तो ग्राफीन जो है वो 2004 में डिस्कवर हुआ था। अब जो इसका इम्पैक्ट है ग्लोबल में वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ कंपेयर्ड विद दैट, जिस तरीके से हमने ट्रांजिशन किया है लाइक स्टोन एज से आयरन एज, फिर प्लास्टिक एज, फिर सिलिकॉन एज, उसी तरीके से एक और एज होगा दैट इज कॉल्ड एज ग्राफीन एज।
अगर आप देखें जो लीडिंग कंट्रीज हैं रिसर्च में वो हैं चाइना, यूएस, यूके, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, सिंगापुर। 2012 तक का डेटा है कि जो ग्राफीन रिलेटेड पेटेंट फाइलिंग है वो इज डोमिनेटेड बाय यूएसए। देन फ्रॉम 2013 to 2016 साउथ कोरिया एंड चाइना हैव मैच्ड द यूएस, बट आफ्टर 2017 चाइना इज सर्जिंग अहेड। आज की अगर हम बात करें तो चाइना एंड ब्राज़ील दे आर ग्लोबल लीडर्स इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ग्राफीन। चाइना ने तो बेजिंग ग्राफीन इंस्टीट्यूट भी सेटअप किया है जहाँ पे सेवरल इंडस्ट्री ग्रेड ग्राफीन प्रोडक्ट्स जो है वो काफ़ी बनते हैं। अब इंडिया का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ग्राफीन का, इट इज़ अबाउट 1/20 कंपेयर टू चाइना एंड 1/3 कंपेयर टू ब्राज़ील। ठीक है। उसके बाद आप देखें कि जो इंडिया में कहाँ कहाँ इससे रिलेटेड काम हो रहा है और क्या क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, अब वो देख लेते हैं। पहला है सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग एट IISc बैंगलोर, which is working in collaboration with KS Tech. It has produced a graphene-based system. Then there is Tata Steel, which has succeeded in growing graphene using annealing and extracting atomic carbon from steel surface. उसके बाद ये जो इसका एप्लीकेशन है जो टाटा ने डेवलप किया है, इट इज़ यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उसके बाद Log9 करके एक IIT रुड़की का प्रोग्राम है जहाँ पे ग्राफीन बेस्ड अल्ट्रा कैपेसिटर्स बनते हैं। उसके बाद IIT कानपुर में भी एक RF नैनो कंपोजिट करके एक इंस्टीट्यूशन है विच हैज डेवलप्ड EMI शील्डिंग एंड स्टील टेक्नोलॉजी यूजिंग ग्राफीन बेस्ड नैनो ट्यूब्स। Then if you will see, there is India Innovation Center for Graphene in Kerala, which is being implemented by Digital University Kerala in partnership with Tata Steel and CMET. अब यहाँ पे वर्ल्ड में अगर आप देखें कि इंडिया के पास कोई नेशनल मिशन नहीं है, बट चाइना ने इसको प्रायोरिटी डिक्लेयर किया है अपने 13 प्लान में। यूरोप का भी एक प्लान है ग्राफीन फ्लैगशिप जिसका बजट है €1 बिलियन, जो 2013 में ही डिक्लेयर कर दिया गया था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडिया को कहाँ पे फोकस करना चाहिए। द थिंग इज दैट इंडिया नीड्स टू बी अमंग द लीडर्स इन ग्राफीन बिकॉज वी मे एक्सपीरियंस द विनर टेक्स द मोस्ट सिचुएशन हियर। मतलब यहाँ पे ये हो सकता है कि जिसने पहले स्टार्ट किया वही पूरा मार्केट पे कंट्रोल उसी का हो। तो दैट्स वाई इंडिया शुड नॉट मिस द बस नाउ फॉर ग्राफीन। द नेक्स्ट इज नेपाल्स प्राइम मिनिस्टर टू होल्ड टॉक्स विद मोदी टुडे लाइकली टू साइन पैक्ट्स ऑन एनर्जी ट्रेड। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो नेपाल एंड इंडिया, तो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दाहाल प्रचंडा, ही इज़ विजिटिंग इंडिया ऑन अ 4-day विजिट। तो यहाँ पर जो फोकस होगा वो मेनली होगा आपका एनर्जी और ट्रेड। तो यहाँ पर आप लास्ट पर अगर आप देखें तो इंडिया सर्व्ड एज द कंट्री पार्टनर इन द अप्रैल पावर समिट हेल्ड इन नेपाल। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इंडिया हैज़ बीन एक्टिव इन पुशिंग सेवरल लार्ज प्रोजेक्ट्स लाइक अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, गोरखपुर बोथवाल 400 किलोवाट क्रॉस बॉर्डर लाइन। द नेक्स्ट इज ब्रिक्स समिट जो साउथ अफ्रीका में होगा। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर, सो ही हैज़ लेफ्ट फॉर साउथ अफ्रीका फॉर ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीट। तो यहाँ पे देखिए एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीट कहाँ पे हुआ था, तो आपका आंसर होगा केप टाउन। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो डिस्कस होने वाली हैं दैट इज expansion of BRICS grouping. The next will be BRICS currency as counter to US dollar. The next is OTT platforms mandated to show anti-tobacco warnings. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का एक नोटिफिकेशन है कि जितने भी OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें अब डिस्प्ले करना पड़ेगा एंटी टबैको वार्निंग्स। दैट विल बी हैपनिंग अंडर सिगरेट्स एंड अदर टबैको प्रोडक्ट एक्ट 2004। उसके साथ साथ इसमें एक और चीज़ है दैट बिसाइड्स वार्निंग मैसेजेस, हेल्थ स्पॉट्स एंड ऑडियो विजुअल डिस्क्लेमर्स विल हैव टू बी इन द सेम लैंग्वेज एज यूज्ड इन द शो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हिंदी में बात चल रही है और इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है वार्निंग्स। उसके बाद जो वार्निंग है ये उन्हें तभी भी डिस्कस करना पड़ेगा जब कोई ऐसा सीन चल रहा है जहाँ पे स्मोकिंग या टबैको का यूज़ हुआ है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द केस। द नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है। द स्कीम इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी विच प्रोवाइड्स हेल्थ कवर ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वो ये है ध्यान रखने का ना, इसमें कोई एज लिमिट का कोई सीलिंग है न फैमिली मेम्बर्स पे कोई सीलिंग है। ठीक, सिंपली इट सेज ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर ऑफ कवर।
तो अभी तक के जो इसमें हेल्थ इंश्योरेंस जो मिलता है वो सेकेंडरी और टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए मिलता है। अभी तक इसमें 12 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं। सो इफ वी विल सी दैट अपडेट क्या है, द अपडेट इज दैट it has recorded 5 crore hospital admissions amounting to rupees 61,501 crore under the scheme. उसके बाद जो सबसे अच्छी चीज़ें देखिए इसमें ये क्या है, 49% ऑफ आयुष्मान कार्ड रेसिपिएंट्स आर वुमेन एंड ओवर 8% ऑफ टोटली ऑथराइज्ड हॉस्पिटल एडमिशंस हैव बीन अवेल्ड बाय वुमेन। द नेक्स्ट इज कैबिनेट नोड फॉर सेकेंड फेज ऑफ CTIIS प्रोग्राम। तो यहाँ पे CTIIS प्रोग्राम देखिए क्या है, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन प्रोजेक्ट। तो ये प्रोग्राम है अंडर द एम्बिट ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन। इसका एम क्या है, टू प्रमोट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म एक्शंस। तो जो CTIIS 2 है, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 18 सिटीज विच वुड बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन कॉम्पिटिशन। अब हम इसके कंपोनेंट्स पे आते हैं। तो देखिए इसके अंदर 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, financial and technical support for developing projects focused on building climate resilience, adaptation and mitigation, interventions at center, state and city level to further the climate governance। अब इसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, इसकी फंडिंग आ रही है AFD और KFW से। फाइन, सो AFD is French Development Agency and then KFW is credentialed pure without power. Then others are पार्टनरशिप में यूरोपियन यूनियन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। इसकी पूरी टाइमलाइन कितनी होगी, 2023 से 2027। द नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोर प्लान सेंटर टू इम्प्लीमेंट पायलट प्रोजेक्ट इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स। तो यूनियन कैबिनेट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पास किया है फॉर द फूड सिक्योरिटी, दैट इज इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी फॉर फैसिलिटेशन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर। अब इसमें देखिए मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। इसका कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे, तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। देखिए अमित शाह जी जो हैं वो होम मिनिस्टर भी हैं और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन भी हैं, वो इसके चेयरमैन होंगे। और इसमें जो गाइडलाइंस होगी वो होगी क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज गोडाउन फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड पर्पसेस। The next news from the following page, that is UAE withdraws from US-led maritime coalition in the Gulf। तो एक बॉडी है US की, that is called as Combined Maritime Forces। तो ये जो बॉडी है ये हेडक्वार्टर है बहरीन में, ये बनी थी 2001 में। और इसमें टोटल पार्टिसिपेंट्स जो थे स्टार्टिंग में वो 12 नेशंस थे। सो इट वॉज द US-led coalition फॉर मैरीटाइम कोalition फॉर securing 10 गल्फ वाटरवेज। फाइन, तो जो गल्फ वाटरवेज हैं आप जैसा कि जानते हैं, दे आर वाइटल फॉर ग्लोबल ऑयल ट्रेड, मच ऑफ द ऑयल ट्रेड पासिस थ्रू दिस रीजन। तो अब यूनाइटेड अरब अमीरात ने इस कोलिशन से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। द नेक्स्ट फ्रॉम इकोनॉमी, रिस्क टू 7.5% ग्रोथ गोल मोर इवनली बैलेंस्ड नाउ। तो यहाँ पे हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वी अनंथा नागेश्वरन, नाउ ही इज सेइंग दैट ही इज कॉन्फिडेंट द रिस्क टू इंडिया प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ ऑफ 6.5% इन दिस ईयर 2023-24, now they are evenly balanced. Fine. So some of the important things, indicators which are coming is rising private investment and public capital expenditure spending. So they will act as a buffer against external risk. External risk मतलब the risk which is happening outside India. The next is fiscal deficit narrows to 6.54%, meets target। तो जो सेंटर का फिजिकल डेफिसिट है वो कितना है, 6.4% फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड इट ड्रॉप्ड फ्रॉम 6.71 टू 6.4%। फाइन, उसके बाद जो 2023-24 के लिए जो टारगेट रखा गया है फिजिकल डेफिसिट का वो कितना है, 5.9%। और उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसके लिए रखा गया है 4.5%। ओके, so fiscal deficit, it shows the extent of borrowing to be done by the government and the difference between government's total expenditure and government's total revenue. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.